वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। तो आज फिर से हमारे इस चैनल में आप सभी का हमने स्वागत करता हूँ। तो फिर से लेके आए एक नया कल्टीवेशन जो कि है एग्रीकल्चर के बारे में। पिछला था हमारा हॉर्टिकल्चर के बारे में, आज का है एग्रीकल्चर के बारे में का जो है वो कल्टीवेशन है। तो अगर ये कल्टीवेशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे जो चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। सोरगम का क्या कल्टीवेशन रहता है, कैसा कल्टीवेशन रहता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो कौन से प्रैक्टिसेस उसमें किए जाते हैं, कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, कैसे सॉइल रहती है, कैसा प्लांटिंग करते हैं, वो सब पॉइंट्स हम आज देखने वाले हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ सोरगम का, ये आज यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो कल्टीवेशन ऑफ सोरगम का शुरू करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कल्टीवेशन सोरगम। कल्टीवेशन में जो है तो सेम पैटर्न रहेगा। हेडिंग डालना है सोरगम, उसके बाद उसके नीचे बॉटेनिकल नेम जो है सोरगम का बॉटेनिकल नेम जो है वो है सोरगम बायकॉलर। बॉटेनिकल नेम ऑफ सोरगम इज सोरगम बायकॉलर। ये रहा बॉटेनिकल नेम सोरगम का, सोरगम बायकॉलर। उसके बाद फैमिली पोएसी, फैमिली रहती पोएसी, सोरगम की फैमिली है पोएसी। ये 2 पॉइंट्स हो गए, बॉटेनिकल नेम सोरगम बायकॉलर, उसके बाद फैमिली पोएसी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता वो है ओरिजिन, कि सोरगम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका उगम क्या है। तो ओरिजिन जो है सोरगम का वो है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका जो है वो रहा सोरगम का ओरिजिन, वहां से वो ओरिजिनेट हुआ है। ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका ये रहा ओरिजिन ऑफ सोरगम। उसके बाद का जो पॉइंट आता वो है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है सोरगम का? 10 इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सोरगम। सोरगम का क्रोमोसोम नंबर देखा जाए तो 10। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया पर बॉटेनिकल नेम सोरगम बायकॉलर, उसके बाद फैमिली पोएसी, उसके बाद ओरिजिन उसके बाद जो ओरिजिन इज सेंट्रल अफ्रीका, और उसके बाद क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस n इज इक्वल टू 10। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। तो ये 4 पॉइंट देखने के बाद जो जनरल इंफॉर्मेशन रहती है वो हमारा सोरगम का जो क्रॉप है वो 4th नंबर में रैंक करता है सीरियल क्रॉप्स में। जो मेन जो क्रॉप्स है उसमें सीरियल क्रॉप में 4th नंबर में रैंक करता है सोरगम। तो ये रहा जनरल जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इम्पोर्टेंट रह सकता है। उसके बाद उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो 70% कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है, 70% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है सोरगम में। उसके बाद 10% जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, 10 to 12% प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद 3% फैट प्रेजेंट रहते हैं। 70% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, उसके बाद 10 to 12% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और 3% फैट प्रेजेंट रहता है। ये न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये होगी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सॉइल एंड क्लाइमेट का। कौन सी सॉइल लगती है, कैसा क्लाइमेट लगता है, वो हमें इस पॉइंट में क्लियर कर देना है। तो क्लाइमेट देखा जाए तो वार्म क्लाइमेट जो है, वार्म क्लाइमेट वो सक्सेसफुल है कल्टीवेशन ऑफ सोरगम के लिए। जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट रहता वो अच्छा रहता सोरगम के क्रॉप के लिए। तो वार्म क्लाइमेट हमें चाहिए। उसके बाद जो है वो एनुअल रेनफॉल जो रहता, एनुअल रेनफॉल जो हमें चाहिए सोरगम के क्रॉप के लिए वो है 600 to 1000 mm। 600 to 1000 mm इसके बीच हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए हमारे कल्टीवेशन ऑफ सोरगम के लिए, 600 to 1000 mm। इसके बाद जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमें कल्टीवेशन के लिए, सोरगम के कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमें गुड कल्टीवेशन ऑफ सोरगम के लिए, सोरगम का अच्छा कल्टीवेशन लेने के लिए। तो ये हो गए क्लाइमेट के पॉइंट। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए 600 to 1000 mm के बीच। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो चाहिए हमें 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये हो गए क्लाइमेट के पॉइंट। इसके बाद जो आते हैं वो हमारे सॉइल के पॉइंट आते हैं। सॉइल कैसी लगती है, कौन सी सॉइल लगती है। तो सॉइल देखी जाए तो वेल ड्रेन्ड, वेल फर्टाइल, ये तो कंपल्सरी रहते हैं हर क्रॉप के लिए। वेल ड्रेन्ड, वेल फर्टाइल सॉइल जो है वो हमें चाहिए सोरगम के लिए। उसके बाद जो है वो गुड होल्डिंग कैपेसिटी, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की जो सॉइल रहती है ना, जिसमें कैपेसिटी ज्यादा प्रमाण में कैपेसिटी रहती है वाटर को होल्ड करने की,
वो सॉइल जो है वो हमारे लिए अच्छी है, हमारे सरगम की क्रॉप के लिए। तो जिस सॉइल की गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सॉइल हमारे क्रॉप के लिए अच्छी रहती है। तो वेल ड्रेन, वेल फर्टाइल, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल। और उसके बाद जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहती है कल्टीवेशन ऑफ सॉर्गम के लिए। ब्लैक कॉटन सॉइल ये बहुत अच्छी रहती है हमारे कल्टीवेशन ऑफ सॉर्गम के लिए। उसके बाद जो सॉइल का पीएच जो चाहिए हमें, सॉइल का पीएच जो चाहिए वो 6.0 से लेकर 8.5 के बीच में जो पीएच है वो पीएच चाहिए हमें सॉइल का। 6.0 से लेकर 8.5 के बीच में हमें पीएच चाहिए सॉइल का। तो ये हो गए सॉइल के पॉइंट जिसमें हमने देखा कि वेल ड्रेन चाहिए, वेल फर्टाइल चाहिए, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल चाहिए, और ब्लैक कॉटन सॉइल, स्पेशली ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो अच्छी रहती है हमारे सरगम के लिए। और पीएच जो चाहिए वो 6.0 से लेके 8.5 के बीच में पीएच चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सॉइल एंड क्लाइमेट का कंप्लीट पॉइंट। सॉइल एंड क्लाइमेट, इसमें हमने देखा कैसा क्लाइमेट रहता, कैसी सॉइल रहती। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। उसके बाद का जो पॉइंट आता हमारा वो सोइंग का। सोइंग कैसे करें, कब करें? तो सोइंग के लिए जो है वो जनरली हमारे जो है खेती में वो 3 हंगाम रहते हैं, रबी, खरीफ और समर। ये 3 जो हंगाम है वो हंगाम प्रेजेंट रहते हैं, रबी, खरीफ, समर। तो जो हमें सोइंग करना है वो रबी में जब हम करेंगे, रबी हंगाम में, जब रबी सीजन में जब हम सरगम का सोइंग करेंगे तो हमें करना है मिडल ऑफ सितंबर में। जब हम रबी सीजन में उसका सोइंग करेंगे तो हमें मिडल ऑफ सितंबर में उसका सोइंग करना है। और जब हम समर सीजन में उसका जो सोइंग करेंगे तो हमें मार्च टू अप्रैल इसके बीच में हमें उसका सोइंग करना है। जब रबी में करेंगे तब मिडल ऑफ सितंबर, जब समर में करेंगे तब मार्च और अप्रैल के बीच में करना है। तो ये दो सीजन में हमें उसका कर सकते हैं सरगम का स्विंग। तो स्विंग करने के लिए हमें सीड रेट कितना रहता, सरगम का सीड रेट कितना चाहिए? तो सीड रेट के लिए हमें जो चाहिए वो 9 to 10 kg पर हेक्टर सीड रेट इतना लगता सरगम के लिए। सरगम के सीड्स जो हमें लगते हैं, सीड रेट जो लगता वो है 9 to 10 kg पर हेक्टर। पर हेक्टर के लिए 9 to 10 kg वो जो है हमें सीड रेट लगता है। तो ये हो गया स्विंग का पॉइंट, कब स्विंग करनी है, कितना सीड रेट लगता है, इसमें हमने क्लियर कर दिया इस पॉइंट में। जब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो वेराइटीज का, कौन से वेराइटीज प्रेजेंट है सरगम की। तो वेराइटीज हम देखने वाले हैं, बहुत सारे वेराइटीज है सरगम की। तो यहाँ हम राइट डाउन कर देने वाले हैं आपको वेराइटीज, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। तो यहाँ पर सीजन वाइज वेराइटीज में आपको बताने वाला हूँ। तो वेराइटीज देखी जाए तो खरीफ की जो वेराइटीज है वो खरीफ के वेराइटीज में आपको पहले बताने वाला हूँ। खरीफ के वेराइटीज कौन से है? तो खरीफ के वेराइटीज देखी जाए तो CSV 10, CSV 11, SPV 462, SPV 462, उसके बाद SPV 475। ये जो वेराइटीज हो गए ये खरीफ सीजन के वेराइटीज हो गए। CSV 10, CSV 11, SPV 462, SPV 475, ये जो वेराइटीज हो गए खरीफ सीजन के वेराइटीज हो गए। उसके बाद रब्बी के जो वेराइटीज है वो रब्बी की वेराइटीज है, रब्बी सीजन के CSV 11, M35-1, A1 के बाद SSV 8R, उसके बाद स्वाति। ये रहा हमारे रब्बी सीजन के वेराइटीज, CSV 11, M35-1, A1, SSV 8R, उसके बाद स्वाति। ये रहा रब्बी सीजन के वेराइटीज। और जो ये आपको क्लियर कर देना है, राइट डाउन कर दिया है यहाँ पर, आप नोट डाउन कर दीजिए। खरीफ की वेराइटीज है CSV 10, CSV 11, SPV 462, SPV 475। उसके बाद जो है खरीफ रब्बी की सीजन के जो वेराइटीज है वो है CSV 11, M35-1, A1, उसके बाद SSV 8R और स्वाति। ये रहा हमारे वेराइटीज। तो ये वेराइटीज आप नोट डाउन कर दीजिएगा। उसके बाद जो हाइब्रिड्स के वेराइटी रहते हैं, हाइब्रिड्स के वेराइटी कौन से रहते हैं? तो हाइब्रिड्स के भी मैं आपको बताने वाला हूँ सीजन वाइज। हाइब्रिड के लिए कौन से वेराइटी रहता है? तो हाइब्रिड के लिए जो है खरीफ सीजन में जो वेराइटी रहता है वो है CSH1, CSH5, CSH6, CSH9, CSH10, उसके बाद SPH 468। ये रहा हमारे हाइब्रिड के खरीफ के लिए वेराइटीज। कौन से? CSH1,
CSH5, CSH6, CSH9, उसके बाद CSH10 और SPH468। ये रहा हमारा खरीफ सीजन की वेराइटीज हाइब्रिड के लिए। उसके बाद रब्बी में कौन से रहते हैं हाइब्रिड के लिए? रब्बी सीजन के वेराइटीज जो देखा जाए तो वो है CSH12R, CSH13R, उसके बाद CSH5, CSH10, SPH677। ये जो वेराइटीज है वो रब्बी सीजन में लिया जाता है हाइब्रिड के लिए। कौन से? CSH12R, CSH13R, उसके बाद CSH5, CSH10, उसके बाद SPH677। ये रहा रब्बी सीजन के वेराइटीज हाइब्रिड के लिए। तो ये सारे वेराइटीज है, बहुत सारे वेराइटीज है, यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया है, आप नोट डाउन कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। तो ये हो गया हमारा वेराइटीज का पॉइंट। यहाँ पर सब वेराइटीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कौन कौन से वेराइटीज रहते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना, आपके लिए एग्जाम के लिए जरूर रहेगा। तो ये हो गया वेराइटीज का पॉइंट। वेराइटीज का पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कौन कौन से मैन्योर लगते हैं, कैसे फर्टिलाइजर लगते हैं। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में देखा जाए तो हमें एनपीके का जो मतलब एनपीके से पहले एफआईएम का जो डोज है, वो एफआईएम का डोज जो लगता है अपने को, वो लगता है 8 to 10 टन पर हेक्टर। 8 to 10 टन पर हेक्टर जो है हमें एफआईएम रिक्वायर्ड रहता है सॉर्गम के लिए, 8 to 10 हेक्टर। उसके बाद जो एनपीके का डोज लगता है, वो एनपीके का डोज जो है वो कितना रेशियो रहता है एनपीके का, तो ये 60:30:30 kg पर हेक्टर। 60:30:30 kg इतना जो है वो एनपीके लगता है हमें, एनपीके का रेशियो लगता है। एनपीके का रेशियो 60:30:30। तो ये हम ये पॉइंट्स देख लिए हमने, 2 पॉइंट्स देख लिए। यहाँ पर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में एफआईएम लगता है हमें 8 to 10 टन पर हेक्टर। उसके बाद एनपीके लगता है 60:30:30 kg। तो ये हो गया हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट कंप्लीट। तो उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो है इंसेक्ट एंड पेस्ट। कौन कौन से इंसेक्ट और पेस्ट है जो अटैक करते हैं हमारे सॉर्गम क्रॉप के ऊपर। तो इंसेक्ट एंड पेस्ट देखे जाए तो 2 प्रकार के आते हैं। फर्स्ट जो है वो आता है शूट फ्लाई, उसके बाद जो आता है तो सेकंड वाला वो स्टेम बोरर। शूट फ्लाई और स्टेम बोरर, ये 2 पेस्ट जो है वो मेनली अटैक करते हैं सॉर्गम के ऊपर। तो ये हो गए पेस्ट, कौन से पेस्ट आते हैं हमारे सॉर्गम के ऊपर। उसके बाद का जो पॉइंट है वो हमारा डिसीज, कौन से डिसीज जो है वो सॉर्गम के ऊपर आते हैं, अटैक करते हैं। तो डिसीज देखे जाए तो मेनली वो 3 टाइप्स की डिसीज है, मतलब 3 डिसीज मेनली अटैक करते हैं सॉर्गम के ऊपर। तो फर्स्ट जो है वो डाउनी मिल्ड्यू, उसके बाद जो है रस्ट, उसके बाद जो है वो ग्रेन मोल्ड्स। कौन से 3 आते हैं? डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेन मोल्ड्स, उसके बाद रस्ट। ये 3 डिसीज जो है वो मेनली अटैक करते हैं सॉर्गम के ऊपर। डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेन मोल्ड्स, उसके बाद रस्ट। ये 3 डिसीज जो है वो मेन डिसीज है सॉर्गम की। तो ये हो गया डिसीज का पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट लेना है हमें वो लेना है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग कब की जाए, कैसे की जाए, क्या सिम्टम है हार्वेस्टिंग के। तो हार्वेस्टिंग देखी जाए तो जब हमारा जो ग्रेन है, सॉर्गम का जो ग्रेन है वो हार्ड हो जाता है, सॉर्गम का हमारा ग्रेन हार्ड हो जाता है और 20 to 25% मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट रहता है, तब हमें हार्वेस्टिंग करनी है। जब ग्रेन हमारा हार्ड हो जाता है और जब सॉर्गम में 20 to 25% मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तब हमें हार्वेस्टिंग करनी है। तब हमें समझ जाना है कि हमारा जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया। तो ये रहा हार्वेस्टिंग का पॉइंट। इसके बाद का जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट आता है वो आता है यील्ड, कि हमारे क्रॉप से यील्ड कितनी मिलती है, सॉर्गम के क्रॉप से यील्ड कितनी मिलती है। तो यील्ड देखी जाए सॉर्गम की तो 4.5 to 5.0 टन पर हेक्टर का यील्ड हमें मिलता है। 4.5 to 5.0 टन पर हेक्टर यील्ड हमें सॉर्गम से मिलता है। और उसके साथ साथ हमें 8 to 10 to 11 टन पर हेक्टर फॉडर मिलता है हमें उससे। तो यहाँ पर 2 यील्ड मिलते हैं हमको, जो मतलब मेन यील्ड जो है वो 4.5 to 5.0 टन पर हेक्टर जो है हमें यील्ड मिलता है। उसके बाद जो फॉडर रहता वो फॉडर का यील्ड जो हमें मिलता है वो रहता 10 to 11 टन पर हेक्टर। और जो रेनफेड एरिया का जो यील्ड रहता है वो रेनफेड एरिया का यील्ड में भी आपको बता देने वाला हूँ कितना रहता है। तो रेनफेड एरिया का यील्ड, तो रेनफेड एरिया में जो यील्ड रहता है वो रहता है 2.0 to 3.0 इतना जो है वो टन पर हेक्टर में यील्ड रहता, कम रहता, बहुत कम रहता।
रेनफेड एरिया का यील्ड जो है वो बहुत कम रहता, 2 to 3 टन पर हेक्टर के बीच में उसका यील्ड जो है वो यील्ड रहता, और उसके फॉडर का यील्ड जो रहता वो यील्ड है 7.5 to 8 टन पर हेक्टर, इसके बीच में उसका जो है फॉडर का यील्ड रहता। मेन यील्ड रहता रेनफेड एरिया का 2 to 3 टन पर हेक्टर, और फॉडर का यील्ड जो रहता वो रहता 7.5 to 8 टन पर हेक्टर। तो ये हो गया हमारा यील्ड का पॉइंट। यहाँ पर हमने जो पॉइंट देखा, ये यील्ड कैसे मिलती है, रेनफेड एरिया में कैसे मिलती है, फॉडर का यील्ड क्या मिलता है, ये सब पॉइंट्स हमने यील्ड में देख लिए। तो ये सब जो हमने पॉइंट्स देख लिए आज, तो ये सब पॉइंट हमें कल्टीवेशन ऑफ सॉर्गम के में लिखने हैं। राइट डाउन द ओवरऑल कल्टीवेशन ऑफ सॉर्गम, तो ये सारे पॉइंट हमें वहां पर मेंशन करने हैं, ये सारे पॉइंट हमें वहां पर लिखने हैं, तब हम आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। तो आज हमने देख लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं हमने एग्जाम में, हमारे इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया सब जो हो गए, ये ओवरऑल पॉइंट जो हो गए वो हो गए कल्टीवेशन ऑफ सॉर्गम। ये सब आज हमने जो देखा है वो कल्टीवेशन ऑफ सॉर्गम। आपको समझ आया ही होगा कि कैसे उसका कल्टीवेशन रहता, कौन कौन से प्रैक्टिसेस किए जाते, कौन सी सॉइल लगती है, कैसा सोइंग किया जाता, कैसा क्लाइमेट रहता, कौन से वेराइटीज है, कौन से डिसीज आते, कौन से पेस्ट आते हैं, यील्ड कितना मिलता, हार्वेस्टिंग कब करे, ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। मैन्योर कौन से, फर्टिलाइजर कैसा लगता, किस डोज में लगता, कौन सा रेशियो रहता, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में आए होंगे। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी वो डिफिकल्टी वगैरह सब जो है सारे जो डिफिकल्टीज है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के, हमारे चैनल्स के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो आज का जैसा हमने कल्टीवेशन देखा, वैसे ही हमारा नेक्स्ट कल्टीवेशन रहेगा हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो कल्टीवेशन है हमारे चैनल पर जो है वो चालू है रेगुलरली, आप देखना मत भूलिएगा। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए और रेगुलर हमारे लेक्चर देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का कल्टीवेशन हमारा रहा सॉर्गम का, तो आपको समझ आया ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए कल्टीवेशन के साथ, जो कि रहेगा इतना ही इंटरेस्टिंग। सो आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।